हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में, जिसमें हम आज मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस जो हमारा टेस्ट हुआ है, हमारा पेपर 3 पार्ट 2 से संबंधित संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एवं पब्लिक एड से संबंधित जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके वास्तविक उत्तर किस प्रकार होने चाहिए और हमारा लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। फिर भी आप सभी स्टूडेंट को एक चीज़ से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि लास्ट जो CGPSC 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगातार एक शिकायत आया कि संविधान लोक प्रशासन वाले विषय में बहुत कम मार्क्स दिए गए थे। हमेशा एक कंप्लेन रहा कि अच्छा लिखने, पूरा लिखने के बाद भी कम मार्क्स दिए गए। तो इस बात को आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि हम संविधान की बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे विषय पर संवैधानिक शब्दावली का वहाँ पर होना अनिवार्य होता है। तो वो शब्दावली किस प्रकार होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अन्यथा मैं तो कहूँगा चेक करने वालों ने अपने तरीके से सही जज करने का प्रयास किया था। हमको ज़रूरत है उनके संवैधानिक शब्दों को, उस लिखावट के पैटर्न को, वाक्य रचना को उचित तरीके से प्रदर्शित करने का, वहाँ पर लाने का। तो देखते हैं किस प्रकार से उसको लाया जा सकता है। तो हम शुरुआत में संविधान के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और जो इसमें लोक प्रशासन से संबंधित जो विषय है, उसको हमारे साथ धीरज सर जुड़ेंगे। वो आपसे डिस्कस करेंगे कि पब एड के क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना चाहिए। तो चलो इस प्रश्न पत्र में देखते हैं संविधान के प्रश्न क्या थे, उसके मॉडल आंसर होने क्या चाहिए, उसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। शुरुआत में हम 2 नंबर के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न कुछ इस प्रकार था, भारत परिषद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमको समझने का ज़रूरत है। और बहुत लोग जो आप लोग आंसर लिखे हुए हो, भारत परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, आप स्टेट काउंसिल के बारे में कुछ लिख रहे थे, कुछ स्टूडेंट राज्य परिषद समझाने में कार्य कर रहे थे। तो थोड़ा सा समझें कि भाई हम अभी तक के पूरे संविधान में भारत परिषद शब्द सुने कब थे। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो आप याद रखें, हमको शुरुआत करना पड़ेगा संवैधानिक इतिहास से। 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद हमारे ब्रिटेन में एक इंडियन काउंसिल गठित किया जाता है, काउंसिल ऑफ इंडिया गठित किया जाता है। तो वो जो भारत परिषद रहता है, जो वहाँ के संसद को एडवाइस देता है कि इंडिया के कानून क्या होना चाहिए, कानून को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, मुखिया को कौन सी शक्ति देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और वो जो एडवाइस करते थे, उस एडवाइस को के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट से बिल पारित होता था और उसको भारत देश में भेजा जाता था। वो था हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर उस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो सीधी सी बात, पहली तो अगर हमको लिखने के पैटर्न में जाना है, नो डाउट सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रावधान बताने चाहिए। सीधा डायरेक्ट लिखने के बजाय हमको यहाँ पर लिखना चाहिए, भाई इस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रावधान, इसका प्रोविज़न किया कब गया था। तो भाई भारत शासन अधिनियम 1958 के माध्यम से भारत परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया। एक ऐसे तरीके से अगर एक परिषद है, कभी भी कोई काउंसिल बने, परिषद बने, तो 2 बात हमेशा जरूरी है। पहली बात तो परिषद बना कैसे, दूसरी बात उसकी संरचना किस प्रकार है, उसकी संरचना किस प्रकार थी। ये लो भाई उनकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या था। और आप सभी स्टूडेंट अगर जानते होंगे तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते थे, और जो 15 मेंबर होते थे, टोटल 15 मेंबर होते थे। उस 15 मेंबर में से 8 मेंबर जो होते हैं वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, और जो 7 मेंबर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, वह चयनित होते थे। याद रखना, एक चुनना और एक अगर हम बात करेंगे, एक चुनने की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को सीधा नॉमिनेट करने की बात कर रहे हैं, और उसी के मुखिया को कहा जाता था भारत सचिव का एक पद होता था। खैर, कोई भी परिषद का हम संरचना पढ़ लिया, डेफिनेटली उसके बाद उसका रहता है कार्य, उसका फंक्शन। भाई उस काउंसिल का फंक्शन क्या था, कार्य क्या करता था, बिल्कुल भारत के नियमों में संबंधित एडवाइस करना उसका काम होता था। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि इस फॉर्मेट में लिखना है कि भारत परिषद का पद कब बोला गया, जैसे कि
आपसे पिछले अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था वायसराय के बारे में बताएंगे, वायसराय से आप क्या समझते हैं। तो भाई वायसराय के पद का सृजन कब किया गया, तो मैं क्या लिखता, पहले हेडिंग डालते इसका पद का सृजन कब किया गया, इसके पद का सृजन क्या 1858 के एक्ट से किया गया है। माफ कीजिएगा मैं बीच में 1958 बोला था, वो भारत शासन अधिनियम 1858 था, करेक्ट करते हैं या उसको भी मॉडल आंसर में देखेंगे। चलो वापस आते हैं, वायसराय के बारे में बात कर रहे थे, सृजन कब किया गया। अच्छा सृजन कब किया गया, तो उसके बाद हम बात करेंगे उसमें उसके कार्य क्या होते थे। वायसराय का मेन कार्य क्या था, कार्य का भी बंटवारा होता था। कार्यपालिका शक्तियां उनके पास क्या होती थी, विधायी शक्ति क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव पावर अलग कर देना है, लेजिस्लेटिव पावर अलग कर देना है। खैर इसमें अगर हम अभी डिस्कस कर रहे थे भारत परिषद से आप क्या समझते हैं, ये देखो आपको उसका मॉडल आंसर कुछ इस प्रकार दिखेगा। मैंने क्या बोला, अलग से, आप दूर से भी देख रहे हो, आपको दिखना चाहिए प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसका प्रावधान किया गया था, या और थोड़ा सा लिख सकते थे आप 1857 की क्रांति के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 से प्रावधानित। ये देखो यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है, इसका कार्य क्या है, प्रशासन के लिए सलाह देना है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट से बिल पारित किया जाता था, एक कानून पारित किया जाता था। इनकी संरचना भी मैंने बताया, 15 मेंबर होते थे टोटल, जिसमें से 8 मेंबर ब्रिटिश क्राउन से होते थे और आपके 7 मेंबर जो है वो डायरेक्टर द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे। तो कुछ इस प्रकार नीट एंड क्लीन आपको किसी भी मुद्दे को। अच्छा चलो भाई, मैं ऐसा बोला, एक काम करो आप ऐसे ही और किसी परिषद, किसी काउंसिल, किसी बोर्ड के बारे में लिखेंगे। आप लोकसभा से आप क्या समझते हैं, आप ये बारे में लिखिए। आप राज्यसभा से कैसे आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आप बात करेंगे। सेम पैटर्न में आप लिखेंगे, इलेक्शन कमीशन से आप क्या समझते हैं, निर्वाचन आयोग से आप क्या समझते हैं, आप लिखिए। आपको प्रैक्टिस करना है। हमने एक पैटर्न दे दिया, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप लिखिए। आप अगर लिख रहे हैं, लिखने का प्रावधान कर रहे हैं, उसके बाद अगर मेरे को सुन रहे हैं, तो आप मेरे को जो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में जो नंबर डिस्प्ले होता है उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर हम इस प्रकार से लिखे हुए हैं, क्या ये उचित है। एक सही फॉर्मेट में अगर आप मेंस लिखेंगे तो एक ही बार में आप पीएससी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट कोई नहीं लिख रहा है, सिर्फ आप लिख रहे हैं। इतना पता है कि सर हम लिख रहे हैं, कैसे लिखना है ये फॉर्मेट किसी के पास नहीं है। चलो भाई, हमारे को दूसरा प्रश्न पूछा गया था। अगर मैं दूसरे प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा दूसरा प्रश्न जो था, मेरे को ऐसा लगता है बहुत आसान था, और पूछा गया था शेड्यूल 5 के बारे में। हमको पूछा गया था अनुसूची 5 के बारे में पूछा गया था। अनुसूची 5 को डिस्क्राइब करने बोला गया था कि उसमें क्या है। तो आप जानते होंगे दोस्त कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 5वीं अनुसूची हमारे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में प्रावधान करता है। अच्छा याद रखेंगे, वह कौन कौन सा एरिया शेड्यूल्ड एरिया है इसके बारे में बताएगा। उसमें प्रशासन क्या रहेगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वो अलग आर्टिकल में दिया गया है, उसके बारे में प्रोविज़न अलग है। तो आप प्रश्न बनता है सर इसमें क्या लिखना था। जैसे कुछ स्टूडेंट आए, बोले सर इसमें तो बस यही था, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप बताइए आज वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में से 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 2 नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ का पीएससी का मेंस लिख रहे हैं, एक लाइन और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के 85 विकास खंड भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में शामिल किए गए हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा बातों का ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जब प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान, जिसको मैंने बोल रहा था, वहाँ प्रशासन क्या होगा, जहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, कलेक्टर के कार्य करने का तरीका क्या होगा, वो आर्टिकल 244 में है। लेकिन ये शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से हैं इसके बारे में प्रावधान हमारे अनुसूची 5। ये देखो 10 क्षेत्र, 10 राज्य, अनुसूचित क्षेत्र 10 राज्यों में है। ये है 10 राज्य, जिसमें से एक राज्य हमारा स्वयं का कौन सा है, छत्तीसगढ़। और बस मैंने जो बोला और जगह बचा हुआ है, आप बढ़िया 85 विकास खंड। देखो कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी मार्क्स काटने का कोई हमारे पास मौका ही नहीं है।
मौका देना ही नहीं है कि मार्क्स काट दिया जाए। क्लियर है? कुछ एक छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। अच्छा चलो भाई, अगला हमको प्रश्न पूछा गया था डिफाइन मनी बिल, धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। अच्छा चलो भाई, हमसे पूछा गया है धन विधेयक को परिभाषित करना। पहली बात तो आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा, मेंस वो जगह है जहाँ पर हमको प्रश्न को समझना सबसे बड़ा टास्क होता है, और मेरे को लगता है इसी में आप सभी छात्र को सबसे ज़्यादा कार्य करने हैं। भाई यहाँ पर मनी बिल को पूछा गया है, इसको डिफाइन करने बोला गया है। मनी बिल का प्रक्रिया नहीं पूछा गया था, आपसे प्रोसीजर नहीं पूछा गया है, जिसमें आप वहाँ पे लिख रहे हो आप कि मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की बात लिख रहे हो आप, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कौन मनी बिल है, लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है। आप पूरे का पूरा अनवांटेड डिस्कशन कर रहे थे। याद आपको पता होना चाहिए, मनी बिल का प्रोसीजर आर्टिकल नंबर 109 में है, और कौन कौन सा मनी बिल माना जाएगा इसका डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 10110 में है, और आपसे डेफिनेशन ही पूछा गया था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 पूछा गया था। तो याद रखेंगे, अगर आपको वक्त मिले तो आप 110 जरूर पढ़ें, जिसमें क्या क्या मनी बिल है। किसी टैक्स को, किसी कर को लगाना, किसी कर का परिहार करना, उसका उत्साधन, उसका परिवर्तन, अल्ट्रेशन के बारे में, रिमिशन के बारे में, एबॉलिशन के बारे में, उनके विनियमन, उनके रेगुलेशन करना। अगर किसी भी टैक्स को हम बदल रहे हैं, उसको उसमें कुछ हम लोग बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, कोई नया टैक्स लगा रहे हैं, ये सब मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक मॉडल आंसर इसका दिखाता हूँ, ये देखो। मनी बिल का परिभाषा कहाँ दिया गया? मनी बिल का परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है, जहाँ पे क्या बात बोला गया है? धन विधेयक किसी कर का, मैंने बोला अधिरोपण है, ये लो भाई, किसी कर को लगाना, उस साधन उसको हटाना, एबॉलिशन के बारे में, परिहार परिवर्तन मतलब चेंज करना, विनियमन किसी टैक्स को रेगुलेट करना, उनके बारे में प्रावधान करता है। ये लाइन आप लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ें, आर्टिकल 110 आप अनिवार्य रूप से पढ़ें भाई, आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा आप प्रॉपर प्रैक्टिस में ही कार्य करें। अगला हम एक प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 20 अनुच्छेद 20 में किए गए प्रावधान को समझाइए। आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान किया गया है? आप बिल्कुल पहले तो आप यही बताएंगे भाई, भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 20 मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है, या और लग रहा है एक लाइन वेस्ट हो रहा है, स्वतंत्रता संबंधित मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। और बिल्कुल आप अगर जानते होंगे तो यहाँ पर आप याद करके देखो, यहाँ पर हमको दो चीज़ बताया जाता है, 21, 20 सब आर्टिकल 2, 20 सब आर्टिकल 3, ऐसा आप डिफाइन करें। 20(1), 20(2), 20(3) हम ये डिफाइन करते जाएंगे। अगर आपको याद आ रहा होगा, यह पूरे का पूरा जो मौलिक अधिकार है, यह दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण आपको देता है, और जहां पे बोला जाता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। जब कोई कार्य हो रहा है, उस समय यदि वह अपराध नहीं है तो बाद में कानून बनाकर उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। दोहरे दंड से संरक्षण, 20 का 2 आप बराबर लिखेंगे, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब एक कार्य के लिए 2 बार किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरे नंबर में आप बिल्कुल समझते हैं, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें अगर मैं बात करूं मॉडल आंसर को, अगर फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें, देखो भाई वो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस प्रकार ये देखेंगे आप लोग, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, और बराबर हमको यहाँ पर डिफाइन भी करना है 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इन सब मुद्दों को याद रखें। जब हम लिख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट में सीधा सीधा लिखने के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे महंगे शब्दों को यहाँ पर समाहित ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी स्मरण शक्ति के साथ साथ आप अपने वहाँ पर
प्रेजेंट करने के तरीके को भी ज़्यादा ध्यान दें। आपको चीज़ें याद जरूर है लेकिन आप उसको अपनी कॉपी में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण, ये 3 प्रकार की बातें। बाकी आप अपने तरीके में छोटा छोटा लिखें। ये क्या लिखे उससे मार्क्स नहीं मिलेगा, मेन हेडिंग से ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आप लोगों को CGPSC में इस बात को ध्यान रखना है। ये हमारा पब-8 का क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपसे धीरज सर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलो भाई, हम बात करते हैं 4 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। चलो भाई, हमसे एक प्रश्न पूछा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य, फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। उनका कार्य क्या होता है? हमेशा एक चीज़ को आप ध्यान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी एक संवैधानिक पद के फंक्शन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और इस संवैधानिक पद के अगर मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसका कार्य क्या होता है, अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा हम लोग कार्य, अच्छा बहुत बच्चे बोले सर इसके कार्य हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, मतलब हम लिख नहीं पाए, हम 3 लाइन लिखे, हम 4 लाइन लिखे, जो भी बच्चे मिले मेरे से। पहली बात तो ये है, ये सब का कारण यह है कि हमने कभी डिटेल्स इनको जाना ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम वो वाला प्रैक्टिस अब तक किए ही नहीं है कि जिसका कम कंटेंट रहेगा तो उसको बढ़ा चढ़ा कर कैसे लिखना है। भाई इसका काम है ऑडिट करना। काहे का ऑडिट करेगा? सरकार के सभी खातों का ऑडिट करेगा। और सरकार के अगर मैं सभी खातों की बात कर रहा हूँ, सरकार के सभी खाते किस किस नाम से हैं, सरकार के सभी खाते किस किस नाम से अगर हम बात करें तो नंबर 1 कौन कौन सा? मेन 3 खाते आप बिल्कुल जानते होंगे। एक होता है संचित निधि, एक होता है हमारा लोक लेखा निधि, एक होता है हमारा आकस्मिक निधि। तो चलो भाई, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे संचित निधि के बारे में। और आप इस बात को जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी वही काम करता है। तो बिल्कुल संचित निधि के संबंध में आप लिख सकते हो, यह राज्य व केंद्र के संचित निधि का परीक्षण का कार्य करता है। संचित निधि से आय और व्यय पूरा डिटेल में लिखना है तो आप लिखेंगे पूरा, उस निधि में जो भी आय हुआ है और जो भी व्यय हुआ है उनका कार्य करेंगे, उनके ऑडिट करने का कार्य करता है। सेम यहाँ पर अलग से आप हेडिंग डाल के किसका लिख लेंगे? आकस्मिक निधि से संबंधित आय और व्यय, केंद्र और राज्य के आय और व्यय। देखो कैसे तोड़ते जा रहा हूँ। अगला मैं बात करता हूँ किसके बारे में? लोक लेखा निधि। जितने भी हमारे लोक लेखा निधि से जो पूरे एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का जो विवरण होता है उससे संबंधित लोक लेखाओं का निरीक्षण व परीक्षण करना इनका कार्य होता है। अच्छा, ये तो भाई 3 निधि, केंद्र और राज्य दोनों का डाला। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपने लेखांकन का कार्य करना तो ठीक है, लेखांकन और निरीक्षण। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी हमारे अलग अलग विभाग होते हैं, जितने भी हमारे विभाग होते हैं उस विभागों के साल भर के आय और व्यय का लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी अन्य स्थानीय निकाय होता है उस निकाय के कार्य को संपादित करता है। और अगर आप सही तरीके से पढ़े होंगे, एक लाइन और आपको याद आएगा, कैग का वो भी काम होता है जो समय समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा उन्हें सौंपे जाएं, उन कार्यों को भी संपादित करता है। अब सोचो आपके पास जगह कम पड़ पाए, मैं संचित निधि को भी परिभाषित करूंगा तो उसी संचित निधि के बारे में लिखूंगा, केंद्र और राज्य के पूरे एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करना। देखो 2 लाइन में एक आ रहा है, ऑलरेडी मेरे पास 7 पॉइंट में ढूंढ डाला हूँ, 2 लाइन लिखूंगा 14 लाइन हो गया, आपके पास है ही 8 लाइन। अगर आप सही तरीके से तैयारी है, एक फॉर्मेट तय है, तोड़ने का तरीका है, हमेशा CGPSC वो परीक्षा है जिसमें जगह कम पड़ेगा, आपके पास कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई, और इसके मॉडल आंसर वही है जो मैं अभी आपको बात किया। ये लो भाई, आकस्मिक निधि सभी निकाय, विभाग, राष्ट्रपति द्वारा जो कार्य दिए जा रहे हैं, जो मैं चर्चा किया उन्हीं के बारे में है। चलो भाई, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसमें प्रश्न ये पूछा गया है हमसे कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है उसके समाधान के लिए अब तक क्या प्रावधान किए गए हैं या प्रयास क्या किए हैं अब तक।
हमेशा ये भारत देश का एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। दो राज्यों के मध्य हमेशा नदी जल बंटवारा, चाहे हम छत्तीसगढ़ में रहते हुए महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य जो विवाद चल रहा है, या गोदावरी नदी जल बंटवारे को, तो क्या क्या प्रावधान किया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से संबंधित आप लोग थोड़े बहुत जानते होंगे। तो अच्छा, तोड़ने का तरीका क्या होता है? मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, अब तक जो प्रयास हुए हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले तो ताकि कभी नदी जल विवाद मत हो, नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो आप लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो संवैधानिक प्रावधान। भाई संवैधानिक में कोई जगह है क्या, कोई संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं क्या? भाई बिल्कुल भाई, लिखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 262, जहाँ केंद्र राज्य के मध्य संबंधों के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर ये बात बोला गया है राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर अलग से एक न्यायाधिकरण या उसके विवाद के निपटान के लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो 2 लाइन हमारा संवैधानिक प्रावधान होगा। इसी में हम बात करेंगे नदी बोर्ड अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के बारे में बात करेंगे। ये पहला मुद्दा हो गया, ये दूसरा मुद्दा हो गया। तो आपको बस बताना है भाई कि बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार राज्यों के परामर्श से एक नदी बोर्ड का गठन कर सकता है नदी जल बंटवारे को लेकर। और बिल्कुल अगला वाला और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अगर हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में बात किया गया है। 1956 में ही ये कानून बना था, ट्रिब्यूनल के बारे में बात किए गए हैं, और इसके तहत बात किया गया है किसी नदी जल विवाद के निराकरण के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित किया जा सकता है। इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, और यहाँ पर आप चाहो तो एक बॉक्स बनाकर अब तक जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया है, गोदावरी को लेकर, कावेरी को लेकर, कृष्णा को लेकर, सतलज को लेकर, महानदी को लेकर, महादायी नदी को लेकर, बढ़िया यहाँ पर आप कॉलम भी बना सकते हो कौन कौन सी ईयर में गठित किया गया है। जब हम सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन सब बातों के यहाँ पे लिखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्री में सब पढ़े हैं, लगातार प्री में यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, तो उनको लेकर आप यहाँ पे कब कब बने हैं ईयर के साथ बता सकते हो। तो भाई अब तक वास्तविक में बोलोगे तो कानूनी संवैधानिक तरीके से 3 है, संविधान में प्रावधान किया गया, नदी बोर्ड अधिनियम है, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 3 तरीका है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव रूप में अगर हम बात करेंगे तो जो बोर्ड गठित किया गया है उसका यहाँ पे नाम ईयर के साथ। क्लियर है? ये आपका एक कार्य रहेगा। मॉडल आंसर अगर आप देखना चाहें मैं दिखा सकता हूं, और आप दूर से भी देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा संवैधानिक प्रावधान अलग है, नदी बोर्ड अधिनियम अलग है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम अलग है। क्लियर है? हाँ, इस मॉडल आंसर में वो चीज़ की कमी रह गई है जो आप कर सकते हो, और अच्छी बात है, कोई चीज़ कमी होना चाहिए ताकि आपको वो काम करने का मौका मिले। जो मैंने यहाँ बताया, एक बॉक्स बना सकते हैं जो भी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। चलो भाई, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये जो प्रश्न है वो आपका लोक प्रशासन से संबंधित है, और सर आपसे थोड़े देर में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चलो भाई, हमसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, 8 नंबर का एक प्रश्न है, और 8 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया था राज्य के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका पूछा गया, आपसे पूछा गया है रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे आपको याद आ रहा होगा, एक साल प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री की भूमिका। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डील किए होंगे तो याद आया होगा, वैसे ही एक प्रश्न था मुख्यमंत्री की भूमिका। और यदि ये मुख्यमंत्री की भूमिका अगर पूछा जा रहा है तो ये मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? अच्छा, आप सब ने बढ़िया लिखना स्टार्ट किया, और आप सब ने जो रोल लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री का रोल क्या है ये लिखा हुआ है, बढ़िया आप एक एक करके ऐसे पॉइंट बनाकर लिख दिए हो। 3, 4 पहला पॉइंट है, यह मंत्रिपरिषद का गठन करता है, बहुत अच्छी बात। यह मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता
अध्यक्षता करता है, यह प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ऐसा करके आप बता दिए हो। यह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करता है, आप ऐसे लिखे हो। चलो मैं आपको थोड़ा और अच्छा तरीका सिखाता हूं जिससे 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और वही 1 नंबर आपके भविष्य निर्माण में ज़्यादा काम आएगा। अच्छा चलो भाई, अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं ना। पहला चीज, उनका भूमिका अलग अलग जगह है। नंबर 1 मंत्री परिषद के संबंध में, नंबर 1 ये लो भाई, मंत्री परिषद के संबंध में एक अलग हो गया पहला मुद्दा। अब मंत्री परिषद के संबंध में अलग कर दो। उनका रोल राज्यपाल के संबंध में अलग है, राज्यपाल के संबंध में अलग। भाई राज्यपाल के साथ कौन कौन सा वो रोल निभाता है। तीसरा हम बात कर सकते हैं राज्य विधान परिषद के संबंध में, स्टेट लेजिस्लेटिव के संबंध में अलग रोल निभाते हैं। तो भाई इसको आप क्लासिफाई करना सीखिए। आप ओवरऑल मेंस राइटिंग मतलब होता है चीज़ों को वर्गीकृत करना सीखना है, अलग अलग बंटवारा करो। मुख्यमंत्री के बहुत सारे कार्य हैं, वो कार्य क्या क्या है उसका भाई बंटवारा करो। मंत्री परिषद के संबंध में अगर मैं बात करूंगा तो अब यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिखना शुरुआत करूंगा। पॉइंट वाइज में क्या क्या बता भैया, इनकी ये मुख्यमंत्रियों के नियुक्ति में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों के बीच में विभागों में फेरबदल करना या किसी के मंत्री के पद से त्यागपत्र दिलवाने वाला, ये भी इनका काम रहता है। तो आप इस प्रकार मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता, तो जो मंत्री व परिषद वाला पार्ट है वो अलग कर दिया। राज्यपाल के संबंध में तो यह आपको याद रखना है, समस्त जानकारी मंत्री परिषद के बैठकों की जानकारी राज्यपाल को सूचित करता है। यह मंत्री पर राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, ये भी बात करते हैं। राज्यपाल द्वारा मांगे गए जानकारी और सूचना प्रेषित करने का कार्य करता है। अब अगला है हमारा राज्य विधान परिषद के संबंध में। राज्य विधान परिषद के संबंध में भाई स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या रोल निभाता है। भाई यह जिस भी सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है। यहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी इनके लिए एक चर्चा हो जाता है। लिख सकते हैं विधानसभा का विघटन इनकी सलाह पर राज्यपाल कर सकता है। सही बोल रहे हैं सब चीजें, तो आपको यही बात को करना है विधान। और एक और लिख सकते हैं आप, इसके बाद अगर आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, प्रशासन के संबंध में भी लिख सकते हो भाई। प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करवाने का कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन होगी, मुख्यमंत्री बताएंगे, तभी राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। लोक सेवा आयोग के बारे में हम बात करेंगे, या हम अनुसूचित राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इन सब के जो मुखिया होते हैं कौन होंगे, अपॉइंट करेगा राज्यपाल। किसकी सलाह पर करेंगे, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह पर। तो एक और चौथा पॉइंट बना सकते थे, आप ऐसा करना सीखें। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ऐसा इस फॉर्मेट में मंत्री परिषद के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य के संदर्भ में या अन्य करके भी लिख सकते हो, या आप विशेष करके भी लिख सकते हो, या प्रशासनिक क्षेत्र करके भी लिख सकते हो। ये फॉर्मेट होना आपके पास जरूरी है। चलो भाई, किसकी भूमिका है ये, मुख्यमंत्री। आप घर में लिखिए, आप प्रधानमंत्री की भूमिका लिखिए। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है, महाधिवक्ता। अभी मैंने बोला कैग का कार्य क्या है, आप घर में बैठ के लिखिए महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है। सेम चीज़ है, सब फॉर्मेट सेम है, सब चीज़ सेम है। मेंस बहुत आसान है। क्या आपने घर में कभी बैठकर ऐसा लिखने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ा मैटर है। क्लियर है भाई। चलो भाई, अब 10 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछा गया था, जो हमेशा ऑप्शन में पूछे जाते हैं, और कुछ इस प्रकार था। पहला तो था संविधान का पाठ था, अगला वाला लोक प्रशासन से संबंधित है। तो संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। मतलब हमको ये बात समझना है, जुडिशियल रिव्यू का इम्पोर्टेंस हमको देखना है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है वो मेंटेन रहता है। तो जुडिशियल रिव्यू का रोल पूछा जा रहा है। एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस है कि क्यों जरूरी है, इनके जुडिशियल रिव्यू के अधिकार होने से क्या कुछ
प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं अब तक बहुत बार ऐसा हुआ है, कार्यपालिका सही ढंग से कार्यों का संपादन न करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ कार्य को सही तरीके से पूर्ण ना करे या गलत नीति निर्माण का करें तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है। या अगर हम बात करें, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐसा बन जाए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के माध्यम से जो लगे गलत है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनजेसी 2014 का संशोधन आपने सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वैसे समय पर जुडिशियल रिव्यू करके ऐसे जो लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनको वहाँ पर गलत ठहराया जाता है बाय जुडिशियल रिव्यू। अगर हम बात करें कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो इसका संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। कभी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को लेकर, हमारे संघवाद को लेकर, फेडरेशन को लेकर अगर कोई विवाद होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निराकरण किया जाता है। या प्रशासन के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, प्रशासनिक आदेश, जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक आदेश, एक ऑर्डर रिलीज़ किया गया। वो ऑर्डर क्या था? उस ऑर्डर में बताया गया था कि अगर कोई भी जो दुकान है कांवरिया लेकर चल रहे हैं, उस दुकान वाले को अपना पूरा नाम, वहाँ काम करने वाले लोगों का धर्म, जाति सब डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, प्रशासनिक आदेश पर बैन लगा दिया कि इस प्रकार का कोई आदेश नहीं होगा। तो ओवरऑल इतने चर्चा से समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पर, किसी आदेश पर, किसी कानून पर जुडिशियल रिव्यू कर संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो आप इसमें की पॉइंट कुछ बना सकते हैं कि संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आप बता सकते हो भाई इसके माध्यम से संवैधानिक सर्वोच्चता बने रहता है, संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखता है। नंबर 1 बनाए रखता है, ये बात कर सकते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक है, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल देकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण होता है इसके माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। कई बार ऐसे हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वो मूल अधिकार वैसे के वैसे ही एब्सोल्यूट बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरा, भाई यह है वैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है। वैधानिक नियंत्रण, इसका मतलब भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, अगर कोई ऐसा कानून बने जो संविधान के खिलाफ है तो जुडिशियल रिव्यू करके उसको गलत साबित किया जाता है। उदाहरण में आप एनजेएसी का उदाहरण आप बता सकते हो। चौथा नंबर में हम बात कर सकते हैं संघवाद को बनाए रखता है। कभी कभी केंद्र राज्यों के ऊपर किसी चीज़ को थोपने की कोशिश करता है, राज्य उस समय सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू के लिए शरण लेता है, तो उस समय बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट संघवाद को बनाए रखता है। बताया जाता है भाई दोनों के बीच में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां वैसे के वैसे ही बने रहने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार है, जैसे हाल फिलहाल में आपने एक सुना होगा, जो खनिजों पर जो रॉयल्टी दर होता है उसको केंद्र सरकार ने टैक्स में कंसीडर कर लिया था कि वह एक प्रकार का टैक्स है, और उस आधार पर ये बोला गया कि बाद में स्टेट गवर्नमेंट और कोई टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रॉयल्टी दर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता है। अगर वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से उस पर टैक्स लगा सकता है। तो कभी कभी केंद्र सरकार जब राज्यों के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तो बाय जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने आदेश से बताता है कि भाई संघवाद के आधार पर संविधान लिखा गया है। तो जुडिशियल रिव्यू के आधार पर हम बात करेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पुनर्जीवित रहती है कुछ इस प्रकार। जैसे मैंने बोला, न्यायिक समीक्षा के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, कार्यकारी और विधायी कार्यों पर नियंत्रण होता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव कुछ चीज़ें हैं या लेजिस्लेटिव जो डिसीजन हैं उस पर कंट्रोल रहता है, संघवाद की रक्षा करता है। वही जो मैं बताया, केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है उसका उचित ढंग से निराकरण होता है, मनमाने कार्यों पर अंकुश लगता है, कोई मनमाने ढंग से आदेश दिया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में दिया गया वो आदेश मैंने बताया।
जवाबदेहिता व सुशासन सुनिश्चित करता है, विधि के शासन को बढ़ावा। हमारे देश में भाई विधि का शासन है, जो होगा विधि के अनुसार होगा, बाय लॉ होगा, उसके अलावा कहीं से भी नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है, इसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। और बाद में आपको चाहें तो उस आर्टिकल को भी लिख सकते हो, जिस आर्टिकल के माध्यम से न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित होता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगला जो आपका डिस्कशन है वह पवेड से संबंधित है, जिसको आप धीरज सर के साथ चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मैं मिलूंगा आपसे अगले चर्चा में, अगले विषय में, अगले वीडियो लेक्चर के साथ, अगले ही इस प्रकार के सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक आप चंद्राकर सर से संविधान की प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोक प्रशासन के क्वेश्चंस की चर्चा हम साथ में करेंगे। लोक प्रशासन से नॉर्मली जो 50 मार्क्स जो अलॉटेड है पेपर 3 के पार्ट 2 में, उसमें नॉर्मली 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस लोक प्रशासन से आते हैं। हमने हमारे पेपर में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया है। 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि वो दोनों लोक प्रशासन और संविधान में पूछा जाता है, नॉर्मली 18 to 20 मार्क्स का वेटेज लोक प्रशासन रखता है। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स इसको नॉर्मली लास्ट में पढ़ा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पार्ट 2 में बच्चों के जो मार्क्स है वो कम आते हैं। लेकिन ये अगर इसको थोड़ा भी हम ध्यान से पढ़े, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा फोकस दे, तो इसमें हम जो 18-20 मार्क्स है उसमें हम 10 to 15 मार्क्स ज़रूर पा सकते हैं। जैसे संविधान में नंबर कट सकते हैं, लोक प्रशासन में नंबर कम कटते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, आदेश की एकता क्या है? व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड? तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में भी सॉल्व किया है, बट हमको सबसे पहले ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि लोक प्रशासन का प्रश्न कौन सा है और संविधान का प्रश्न कौन सा है, क्योंकि दोनों को उनके सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हमको सॉल्व करना है। आदेश की एकता एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का एक पार्ट है। ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आदेश की एकता होती है। इसे कहते हैं कि एक जो सुपीरियर है, एक जो सबऑर्डिनेट है, वो एक सुपीरियर से ही जो है ऑर्डर्स लेता है। इसे हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। दूसरा जो प्रश्न है वो है प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। अब अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में अगर देखें, इसे भी हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स ने इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस से सॉल्व किया है, बट ये नहीं है। ये लोक प्रशासन का क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का टॉपिक है ये। अथॉरिटी क्या होती है? पावर होती है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी एक ऑफिशियल पोस्ट पे जो भी होता है, उसकी एक ऑफिशियल पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में मिलती है। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, सबके पास एक अथॉरिटी होती है जो उनके ऑफिशियल सेंस में उनको मिलता है ना। ये होता है अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो ऑफिशियल जो पावर मिलता है एक ऑफिशियल पोजीशन में, उसको पूरा करने का जो उसकी उत्तरदायित्व होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। जैसे अगर इस ऐसा डिस्क्राइब करने के क्वेश्चन है, 2 चीज़ें हमको यहाँ पे डिफाइन करनी। 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये है कि हम डिवाइड कर लें 2 पार्ट में। एक को हम यहाँ डिफाइन कर लें, और एक को हम यहाँ डिफाइन कर लें। ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करके करें तो दोनों को डिफाइन करने के लिए स्पेस जो है थोड़ा कम पड़ जाता है। तो एक तरीका ये भी है कि हम दोनों को 2-2 लाइन दे दें। दो चीज़ें डिफाइन करने को कहा गया है हमको, दोनों को हम 2-2 लाइन दे दें। एक दे दे प्राधिकार के लिए दे दे, और एक दे दे यहाँ पे
उत्तरदायित्व को। दोनों को 2-2 लाइन देके भी हम कर सकते हैं। ज़्यादा 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्लियर लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं पूछा गया है। इसमें तो डिस्क्राइब करने को बोला गया है, 1-1.5 लाइन में वो हमको डिस्क्राइब करना है। तो कोशिश ये किया जाना चाहिए कि इसको थोड़ा क्लीनली लिख लें, ठीक है। ये देखिए मॉडल आंसर से हम देख सकते हैं आदेश की एकता क्या है। प्रत्येक कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाना, यही होती है आदेश की एकता। जब यहाँ पे हमने पूछा है आदेश की एकता, तो आप आदेश की एकता को तो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। विशेषता, फीचर्स जो होती हैं, विशेषता है, आप उसको 1-2 पॉइंट में लिख सकते हो, उससे आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा डिफाइन करने को बोला जाए, तो अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हो, तो ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि सारे स्पेस भी आ जाए और आंसर भी कंप्लीट लगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने अंडरलाइन किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आदेश की एकता क्या है, कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे एक ही अधिकारी को हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि जो चेक करने में इजी हो जाता है, आपके पॉइंट्स इजीली दिख जाते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही कि आपके पॉइंट्स जो है इजीली दिख जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जैसे मैंने बताया कि सर्वोच्च समन्वय शक्ति, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिव पावर, ये होता है। और यही जो एक अथॉरिटी जो होती है एक ऑफिशियल पोजीशन की, वही हायरार्की को डिसाइड करता है। वरिष्ठत्व की जो वैधता जो है ना, वो यहीं से पता चलती है, ठीक है। उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक व्यक्ति को अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने की जो बाध्यता है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी आंसरेबिलिटी है, ठीक है। ऑफिशियल जो पावर है, जो ऑफिशियल ड्यूटी उस पावर के अंतर्गत जो मिला है, उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे कि बताया था मैंने कि एक तरीका ये है कि हम बांट के कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज सिंगल लाइन में डिफाइन करने से ज़्यादा बेटर लगेगा, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर बताइए। ये जो क्वेश्चन है, ये भी लोक प्रशासन का क्वेश्चन है, बट हमने देखा है कई कॉपीज़ में कि इसे संवैधानिक सेंस में इसको उत्तर दिया गया है। जो संविधान में जो 2 फीचर्स है, यूनिटरी और फेडरल, जो संघीय जो ढांचा है, उसको, इस प्रश्न को उस तरीके से आंसर करने की कोशिश की गई है। कई स्टूडेंट्स ने उसको वैसा आंसर किया, बट ये लोक प्रशासन का क्वेश्चन है ना। केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है, जहाँ पे जो पावर होता है, जो शक्ति होती है एक एसोसिएशन की, एक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, वो एक जगह पर है, एक जगह पर केंद्रित है, उसे कहते हैं हम केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या कहेंगे, जो पावर है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइडेड है वो पावर, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। ये हमको प्रशासनिक सेंस में ही इसको उत्तर देना है हमको, है ना। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, जहाँ आपको अंतर बताना है, इसका सबसे सिंपल तरीका है, सोचने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसे प्रश्नों के लिए। ऐसे प्रश्नों में आप सीधा कि आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, दोनों के लिए एक हेडिंग दीजिए, केंद्रीकरण के लिए और विकेंद्रीकरण के लिए, और यहीं से अपना उत्तर चालू करें। एक चीज़ ये हो सकता है कि आप बता दें, पहले डिफाइन कर दें कि केंद्रीकरण है क्या होता है केंद्रीकरण। सिमिलरली विकेंद्रीकरण क्या है उसे आप बता दीजिए। उसके बाद जहां अंतर बताना है, आप पॉइंट वाइज इसको बताते जाइए। आप पॉइंट वाइज बताइए। और जैसे कि आप एक पॉइंट दे रहे हैं केंद्रीकरण के लिए, कि इससे जो है पावर एक जगह पे रहता है और पावर बांटा नहीं जाता, आपने वो पॉइंट डाला यहाँ पे, उसके जस्ट उसका जो अपोजिट पॉइंट है, जो उसका डिफरेंस है, वो आपको यहाँ देना है। आप ऐसा ना करें कि आप एक पॉइंट यहाँ दें और उसका जो डिफरेंस है आप यहाँ सेकेंड पॉइंट पे दे रहे हैं, तो ये चेकर के लिए भी मुश्किल होता है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो आपके आंसर में, ठीक है।
तो स्ट्रेट लाइन में है जो आप अपने पॉइंट्स को दीजिए, जो भी डिफरेंस के जो भी पॉइंट हैं आपके पास उसको आप स्ट्रेट लाइन में दीजिए, ठीक है। ये है, ये मॉडल आंसर का एक अच्छा फॉर्मेट है ये, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडल आंसर को आप ज़रूर रिफ़र कीजिए, क्योंकि मॉडल आंसर से आपको एक अच्छा फॉर्मेट मिल जाता है कि जब आगे चल के जब आप मेंस में बैठेंगे तो इस तरह के प्रश्नों पे आप इस तरीके का एक फॉर्मेट में आप आंसर दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि संपूर्ण अधिकार व्यक्ति विशेष के पास होती है, यहाँ पे अधिकार विभिन्न संबंधित व्यक्तियों को के बीच में बटा हुआ है। तो ये स्ट्रेट वाइज में ये जो है दोनों पॉइंट का डिफरेंस हमको पता चल जा रहा है, डिफरेंस हमको यहाँ से पता चल जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बुलेट मार्क्स दिए हैं, आप चाहो तो पॉइंट वाइज भी दे सकते हो, ABCDFGH भी दे सकते हो, बट लेकिन आपको ऐसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिफाइन करने के बाद एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो ज़रूर दें, ठीक है, 4 पॉइंट्स ज़रूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शासन को समझाइए तथा इसके लक्ष्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, अब नवीन लोक प्रशासन क्या है ना, इसमें सबसे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। आपको पहले नवीन लोक प्रशासन को बताना है, नवीन जो लोक प्रशासन है उसको आपको पहले समझाना है कि क्या है नवीन लोक प्रशासन, फिर उसका लक्ष्य बताना है आपको, फिर उसके महत्व बताने। आप ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसको आपको इसी सेम क्रोनोलॉजी में आपको डिवाइड करना है। इस पूरे प्रश्न को 3 हिस्से में डिमांड किया गया है प्रश्नों में, तो उसको आप 3 हिस्सों में ही आपको डिवाइड करके उत्तर देना हो, ठीक है। अब देखिए, अब नवीन लोक प्रशासन क्या है। अब लोक प्रशासन का टॉपिक है, ये दिख जा रहा है इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये संविधान का प्रश्न है या लोक प्रशासन का प्रश्न है। तो ये लोक प्रशासन का प्रश्न है। एक समय ये आ गया था कि लोक प्रशासन जो एज ए सब्जेक्ट है, कई क्रिटिक्स हुआ करते थे 1960s 1970s में कि लोक प्रशासन को एज ए सब्जेक्ट वो लेना चाहते थे कि नहीं लेना चाहते थे। कई जो क्रिटिक्स थे उनको लगता था कि जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, वो ज़्यादातर प्रशासन पे ज़्यादा फोकस हो गया है, लोक पे वो भूल गया है, ठीक है। प्रशासन पे ज़्यादा फोकस है लोक प्रशासन का, लोक पे नहीं। पब्लिक ओरिएंटेड जो लोक प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, जिससे आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ये होता है प्रशासन। एक ऑफिशियल वे में देखा जाए तो एक सरकार का प्रशासन को हम देखते हैं कि गोल्स होते हैं सरकार के, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और प्रशासन की मदद से वो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो 1960s 1970s में ये एक डिबेट चला आ रहा था कि प्रशासन जो है, लोक प्रशासन जो है, लोक से दूर हो चुका है, ठीक है, पब्लिक से दूर हो चुका है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, लोक प्रशासन क्या है। उसके बाद कई रिपोर्ट हुए, है ना, हनी रिपोर्ट आया, कई जो है स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को मेंशन भी किया, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो जहाँ पे भी नवीन लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पे आप मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को ज़रूर जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही नवीन लोक प्रशासन का जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है, वो वहीं से आई थी, ठीक है। अब देखिए, ये नवीन लोक प्रशासन को आप समझाएंगे पहले, फिर उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसको आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद गोल्स बताने के बाद उसके इंपॉर्टेंस। एक तरीका ये हो सकता है इसको आंसर करने का कि आप पहले यहाँ पे जो है नवीन लोक प्रशासन को आपने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने नवीन लोक प्रशासन को बता दिया, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपने लेट्स से 4 लाइन में डिफाइन कर दिया, लेकिन ऐसे वे में अगर हम करेंगे तो कुछ जो है पॉइंट्स हमसे छूट जाएंगे, क्योंकि स्पेस की कमी होगी 8 नंबर के क्वेश्चन में। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो डिवाइडेड जो बची हुई लाइन है उसको आप 2 हिस्से में बांट लें। यहाँ पे आप लक्ष्य को बता दें, ठीक है, और यहाँ पे बता दें महत्व को, ठीक है। ये तरीका हो सकता है लिखने का, ठीक है। पॉइंट वाइज में आपको इसको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इजीली इसे
प्रेजेंट करें, ठीक है। कई आंसर शीट में हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रॉसिंग हो रखी है, महत्व कहीं और लिखा हुआ है, लक्ष्य कहीं और लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कोशिश करने की कम से कम आपको 6 मार्क्स तो यहाँ ज़रूर मिले। अगर आपने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपको 6 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 मार्क्स तभी मिलेंगे आपको जब आप उस आंसर को प्रेजेंट भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक तरीका है, ठीक है, मॉडल आंसर है, बिल्कुल मॉडल आंसर है ये। आप किसी के पास अगर नवीन लोक प्रशासन से जुड़े हुए नोट्स नहीं है तो आप इसी को प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर में ज़रूर आएगा, कभी नवीन लोक प्रशासन आ सकता है, या उसके लक्ष्य पूछ सकता है, या उसका महत्व पूछ सकता है। यहीं से ये जो कंटेंट है ये एडिक्वेट है एक अच्छे आंसर के लिए। यहाँ पे हमने नवीन लोक प्रशासन को हमने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया कि क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। ये मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का जो आइडियोलॉजी है, ये जो फिलॉसफी है लोक प्रशासन की, वो नवीन लोक प्रशासन की, वो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से ही आया है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्य क्या है, ये 4 लक्ष्य हैं: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, रेलेवेंस, सोशल इक्विटी, चेंज एंड आपका गोल, वैल्यूज। ये चार जो है आपके इसके गोल्स हैं, और ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंस आप लिख दें, ठीक है, क्योंकि गोल्स तो यही हैं, ये 4 गोल्स हैं, ये फैक्चुअल कंटेंट है, तो ये तो रहना ही चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो मिनिमम आपको 6 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए, क्या पूछा है, डेलीगेशन पूछा है, ठीक है। डेलीगेशन को पूछा गया है। डेलीगेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, उसके लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं कि 3 पार्ट में ये भी डिवाइडेड, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब डेलीगेशन को पहले डिस्क्राइब करने बोला गया है, तो आप ये समझिए कि आप इसका कम से कम 40% जो हिस्सा है आप ये पार्ट को दे सकते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने को कहा गया है, उसके बाद उसका जो ये लाभ है और सीमाओं पे आप चर्चा कर सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। अब डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन ये होता है जहाँ पे भी एक, ये भी लोक प्रशासन में होता है कि एक सुपीरियर अथॉरिटी है, उसके पास बहुत ज़्यादा अगर पावर है तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए कुछ जो पावर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में 40 से 50 अगर डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट को अगर उसे लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा बोझ है तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट है, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर है या डिप्टी कलेक्टर है, उन पे वो डेलीगेट कर सकता है वो पावर। यही पूछा गया है यहाँ पे कि डेलीगेशन जो पूछा गया है यही डेलीगेशन है, लोक प्रशासन का इम्पॉर्टेंट फीचर है ये डेलीगेशन, ठीक है। अब हमको क्या एक्सप्लेन करने बोला गया है, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशन, उसकी लाभ और सीमाओं पे चर्चा कीजिए। तो इजी है, पहले आप डिस्क्राइब कर दीजिए डेलीगेशन को कि क्या है डेलीगेशन। जैसा कि मैंने बताया ये हम डेलीगेशन है, बता दिए है ना। विशेषता लिख दीजिए, उसकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अब उसके लाभ क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इससे संगठनात्मक जो है बोझ है जो कम होता है, जिम्मेदारी आप अपने सबऑर्डिनेट में बांट सकते हैं, है ना, ठीक है। जो भी देरी होती है, अगर एक अथॉरिटी पास बहुत ज़्यादा पावर है तो कार्य करने में कहीं ना कहीं विलम्ब आती है, तो वो कार्य में जो विलम्ब को कम करने के लिए, ठीक है, वो देरी को कम करने के लिए भी डेलीगेशन का यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट है, ये उसके लाभ हैं, ये उसके एडवांटेजेस हैं। और लिमिटेशंस, उसके बाद जो क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या होता है कि
अगर हम डेलीगेट करते हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या जो है डिसएडवांटेजेस देखा जा सकता है, और डेलीगेशन करने के हिंड्रेंस क्या है। समझ में आया आपको कि है ना, डेलीगेशन का सीमाएं, ये एक तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का। सीमाएं से मतलब ये है कि अगर हम डेलीगेट करना चाहते हैं तो हमारे पीछे बीच में क्या अड़चने हैं जिसकी वजह से हम डेलीगेट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंस में कि हम क्यों हम डेलीगेट नहीं करेंगे, अपनी पावर को नहीं बांटेंगे। तो ये 5 से 6 पॉइंट है। ठीक है, आप एटलीस्ट 4 पॉइंट तो ज़रूर दीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितने भी पार्ट में डिवाइडेड है वहाँ पे अगर कुछ पूछा गया है आपको एक पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो विशेषता हो, चाहे वो सीमा हो, चाहे वो एक्सप्लेन करना है, कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी है आपको, वहाँ पॉइंट वाइज में 4 से 5 पॉइंट ज़रूर दें। ठीक है, तभी वो आंसर कंप्लीट होता है। तो सीमाएं पे जैसे कि मैंने बताया कि आप 5 से 6 पॉइंट दीजिए। जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि भाई कर्मचारियों की विशेषता में वृद्धि हेतु परीक्षण में अधिक निवेशी भार, मतलब कई बार ये होता है कि आपके सबऑर्डिनेट हैं वो उस अथॉरिटी को पाने लायक ही नहीं है, उनके पास वो ट्रेंड नहीं है उतने। तो अगर आप डेलीगेट करना चाहते हैं कोई अथॉरिटी को, तो आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो एक वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, प्लस बजट है ना, व्यावसायिक संचालन है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये हैं कि ये आप नहीं दे सकते अपने सबऑर्डिनेट्स को, ये पावर आप अपने पास ही रखना चाहेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो नए रूल्स जो लेकर आना चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब भी आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट नहीं कर सकते। ये सब भी क्या है, हिंड्रेंस का पार्ट है। ये हिंड्रेंस है, ये लिमिटेशन है किसका, डेलीगेशन का। ठीक है, और अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आप जरूर कंक्लूड ज़रूर करना चाहिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, या 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आप ज़रूर आंसर को कंक्लूड करो, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में आपने डिफाइन किया ही है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कंक्लूड करो। ये लोक प्रशासन का सवाल है, तो लोक प्रशासन के सेंस में डेलीगेशन का क्या रोल है उसको आप आगे चल के एट द एंड ऑफ योर आंसर आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है।